नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स एसएस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित के 15 सबसे महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। अगर ये सवाल समझ गए तो पक्का आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्येक सवाल को बहुत ध्यान से और अच्छी तरीके से समझेंगे और इन्हीं सवाल का आपको तभी फायदा मिलेगा जब आप ये सवाल मेरे साथ हल करोगे। तो अपने पेन पेपर लेकर बैठो और मेरे साथ प्रत्येक सवाल को हल करो। देखिए, पहले सवाल में बोला गया त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघालकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास एक गोला था और जो गोले की त्रिज्या थी वो हमारे पास 4.2 सेमी थी। उसे हमने पिघाला और पिघालने के बाद में एक बेलन के रूप में ढाल दिया। ढालने के बाद में बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो, एक बात हमेशा याद रखनी, अगर किसी वस्तु को पिघालकर एक रूप से दूसरे रूप में ढाला जाता है तो उसका आयतन हमेशा सेम रहेगा, इनके बराबर रहेगा। एक बार फिर से समझो, अगर किसी वस्तु को पिघालकर एक रूप से दूसरे रूप में ढाला जाता है तो हमेशा उसका आयतन बराबर होगा। उसके आयतन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही कम होगा और ना ही ज्यादा होगा। तो देखिए, समझने की बात है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, गोला। तो हम यहां पर लिखेंगे गोले के लिए, गोले के लिए। अब देखो, गोले की त्रिज्या r1 बराबर करके लिख देंगे हम 4.2 सेमी, क्योंकि हमारे पास दो त्रिज्या है इसलिए हमें r1 r2 करके लिखना होगा। अब देखो, इसे थोड़ा और हल कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 42 बटा कितना आ जाएगा 10, और r1 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 21 बटा 5 सेमी आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास क्या है, बेलन। हम यहाँ पर लिखेंगे बेलन के लिए, बेलन के लिए। अब देखो, बेलन की त्रिज्या कितनी है हमारे पास 6 सेमी, तो r2 बराबर हम 6 सेमी करके यहाँ पर लिखेंगे। और बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, हमारे पास अज्ञात है। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे सवाल को। तो मैंने आपको जैसे भी बताया, अगर किसी वस्तु को पिघालकर एक रूप से दूसरे रूप में ढाला जाता है तो हमेशा उसके आयतन बराबर होंगे। तो इसलिए हम बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन भी लिख सकते हैं और गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन भी लिख सकते हैं। उससे हमारा कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों आयतन क्या हमारे पास बराबर है। अब यहां पर हम लिखेंगे बेलन का आयतन, लिखेंगे हम बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब देखो, गणित में किसी भी सवाल को हल करने के लिए सबसे मेन काम होता है सूत्र। अगर सूत्र याद है तभी हम सवाल को हल कर सकते हैं। अगर हमारे याद सूत्र नहीं है तो सवाल को हम बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते। तो इसलिए गणित में जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा सूत्र याद करने की कोशिश करो। अब बेलन का आयतन कितना होता है हमारे पास, पाई r2 स्क्वायर h। r2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो बेलन की त्रिज्या है वो r2 में है, और बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास, गोले का आयतन कितना होता है हमारे पास 4/3 पाई r1 का घन। अब देखो, पाई से हम पाई को काट देंगे, r2 से r1 को बिल्कुल भी मत काटना नहीं, क्योंकि r1 हमारे पास अलग है और r2 हमारे पास अलग है। देखो, r2 हमारे पास कितना है, 6 गुणा 6, और h हमें ज्ञात करना है बराबर में 4/3 गुणा r1 कितना हमारे पास 21 गुणा 21 गुणा 21, और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो, 3 से इसको हम काट देंगे, कितना बार कट जाएगा, ये 7 बार। अब इसके बाद में हमारा h बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा 7 गुणा 21 गुणा 21, और बटे में कितना आएगा हमारे पास 6 6 कितना हो जाएगा 36, और गुणा में कितना हो जाएगा 5 गुणा 5। चलो बटे में गुणा करके लिख देते हैं यहाँ पर। जो हमारी गुणा आएगी बटे में, यहाँ कितना आ जाएगा 125, क्योंकि 5 गुणा 5 3 बार है, गुणा कितनी हो जाएगी 125। अब h बराबर जो हमारे पास आएगा 36, 4 से काट देंगे 9 बार, और 9 से 3 को काटेंगे, 3 से 9 को काट देंगे 3 बार, और 21 कट जाएगा हमारे पास 7 बार। फिर इस 3 से ये 21 कट जाएगा 7 बार। अब हमारे पास h बराबर जो निकल के आएगा, h का मान आ जाएगा हमारे पास
h बराबर कितना बचा, 7 × 7 × 7 और इधर कितना है हमारे पास 125। तो h बराबर जो हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी 343/125 सेमी। यही क्या आ जाएगा इसका आंसर है। बाकी तुम चाहो तो इसे भाग करके पॉइंट में दशमलव में इसका आंसर लिख सकते हो, ये भी सही है, और ऐसे लिखोगे तब भी ये सही है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारे पास कि लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। इस कमरे के चारों ओर 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बारामदा है, बारामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल में बोला गया एक कमरा था हमारे पास, उसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर। इस कमरे के चारों ओर एक बारामदा है जिसका क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 90 वर्ग मीटर। तो बारामदे की चौड़ाई ज्ञात करनी। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कमरा बनाते हैं। कमरा बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। ये हमने कमरा बना दिया। इसके बाद में जो हमारे पास कमरे की लंबाई है ये हमारे पास 15 मीटर है। कितनी है हमारे पास लंबाई 15 मीटर, और कमरे की चौड़ाई जो हमारे पास ये कितनी है 12 मीटर। ये हमने 15 मीटर यहाँ पर लंबाई बना दी और चौड़ाई हमने बना दी है 12 मीटर। इसके बाद में जो कमरा था हमारे पास इसके चारों ओर एक बारामदा है। कमरे के चारों ओर एक बारामदा बनाते हैं। ये हमने कमरे के चारों ओर एक बारामदा बना दिया। अब इसमें बोला गया जो हमारे बारामदे का क्षेत्रफल है वो कितना है 90 वर्ग मीटर। हमें क्या ज्ञात करनी, बारामदे की चौड़ाई, यानी कि हमें ये बारामदा जो हमारे पास ये है इसकी हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये वाली हमें चौड़ाई इसकी ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का ये, और ये कम से कम 6 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो समझने की बात यह है, इसमें जो बरामदा बन गया इसकी हमने चौड़ाई क्या मान लेंगे अपनी तरफ से, हम इसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। हमने ये चौड़ाई इसको x मान लिया है। लंबाई भी x बनेगी। इधर से अगर देखा जाए चौड़ाई हमें पूछा गया, चलो चौड़ाई हमने इसकी x मान ली। अब देखो यहां पर लिखेंगे हम सबसे पहले माना बरामदे की चौड़ाई बराबर कितना है हमारे पास x मीटर। इसके बाद में हम यहां पर लिखेंगे, अब देखो जो हमारे पास ये कुल लंबाई है, अब कुल लंबाई हमारे पास कितना बनेगा, कुल लंबाई बनेगा हमारे पास, ये लंबाई कमरे की कितनी थी हमारे पास 15 मीटर। अब देखो x मीटर तो लंबाई इधर बढ़ गई और x मीटर लंबाई इधर बढ़ गई। तो हमारे पास जो कुल लंबाई बनेगी कितनी बनेगी हमारे पास 15 + 2x। कितनी बनेगी 15 + 2x मीटर, क्योंकि x मीटर इधर बढ़ गया हमारे पास लंबाई और x मीटर इधर, तो x कितना होगा 2x, और 2x को जब 15 में जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास 15 + 2x। देखो अंकगणित का जोड़ घटाव बहुत आसान है, आसान तरीके से कर लेते हैं। और जो बीज गणित का जोड़ घटा है इसमें बहुत ध्यान तरीके से जोड़ घटा में करनी होगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे पास 15 + 2x आए इसे हम लिख देंगे 17x, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बीज गणित का जोड़ घटा है हमने अच्छी तरीके से पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और अभी हमें उसे अच्छी तरीके से प्रयोग करना होगा। इसके बाद में जो हमारे पास बारामदे की चौड़ाई है इसको समझो। देखो चौड़ाई ये थी हमारे पास 12 मीटर। अब 12 मीटर में x मीटर तो चौड़ाई इधर बढ़ेगी और x मीटर चौड़ाई भी इधर बढ़ेगी इसी प्रकार। तो हमारे पास जो बारामदे की चौड़ाई आएगी निकल के वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ 12 + कितना बन जाएगा 2x। 12 + कितना आ जाएगा 2x। ये हमारे यानी कि हमारे बरामदे सहित कमरे की चौड़ाई बनेगी और ये बरामदे सहित कमरे की हमारी लंबाई बन गई। हम इधर लिख लेंगे करके। अनुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। अब देखो प्रश्न अनुसार में हमें क्या बोलागा, इसका क्षेत्रफल दिया, किसका क्षेत्रफल दिया बरामदे का। तो हम इधर लिखेंगे जो हमारे पास कमरा है ये कौन सा कमरा बन रहा है, ये एक आयताकार कमरा बनना है और हमारे पास लंबाई है और चौड़ाई है। तो जो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई हमारे पास कितना है 15 + 2x और चौड़ाई जो हमारे पास है ये कितना है 12 + 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास
बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखो बरामदे का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 90 प्लस, अब कमरे का क्षेत्रफल भी तो हमें निकालना पड़ेगा भाई। देखो हमने जो हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई हमने निकाल दी रास्ते सहित। अब जब रास्ते सहित हमने लंबाई चौड़ाई निकाल दी तो रास्ते सहित हमें क्षेत्रफल की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो रास्ते सहित जो क्षेत्रफल बनेगा हमारा वो बनेगा 90 प्लस 12 गुणा 15, क्योंकि हमें 15 का इसका कमरे का भी हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। अब देखो इसकी गुणा हम इधर कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15। अब देखो इसके बाद में हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम 15 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 प्लस 2x प्लस, यहाँ पर लिख लेंगे हम 2x और इधर आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 2x। आप अपने हिसाब से गुना भाग कैसे भी कर सकते हो, और इधर आ जाएगा हमारा पास 90 प्लस 180। अब देखो इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 प्लस कितना बन जाएगा यहाँ 30x प्लस इधर इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24x और प्लस ये कितना हो जाएगा 4x² बराबर 90 प्लस कितना लिख देंगे 180, क्योंकि 180 से हम 180 को काट देंगे क्योंकि हमारे पास बराबर में है। अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा सही क्रम में लिखेंगे करके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x² प्लस 24 और 30 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 54x और 90 इधर प्लस का इधर आने के माइनस का और बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखो ऐसा पार्ट है देखो जिसमें 4 54 90 आते हो, ये हमारे पास 2 का पार्ट है और 2 को हम बाहर कर लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x प्लस 27x माइनस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 45 और बराबर कितना हो जाएगा 0। इसके बाद में 2 से इधर भाग कर देंगे तो 2x² प्लस 27x माइनस कितना बच जाएगा हमारे पास 45 और बराबर 0। अब देखो अब जो गुणनखंड का सवाल हमारे पास बन के तैयार हो गया। अब हमें इसके गुणनखंड करने, गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 की इसमें 45 में गुना करेंगे तो 2 की 45 में गुना करी कितना आ जाएगा 45 दूनी 90 और 90 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 27 हो। तो देखो 90 किस किस के पार्ट में होता है, यहाँ पर जो हमारे गुणनखंड बन जाएंगे ये बन जाएंगे 30 और 3, यहाँ पर आ जाएगा 2x² प्लस 30x माइनस 3x माइनस 45 और बराबर कितना हो जाएगा 0। देखो प्रत्येक सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और प्रत्येक सवाल को आप मेरे साथ हल करने की कोशिश करो तभी ये सवाल समझ में आएंगे। अब हम द्विघात समीकरण का सवाल निकाल ले आइए। अब देखो कहाँ से कहाँ कौन कौन से नियम प्रयोग हो रहे, गुना का नियम भी प्रयोग हो रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग सारे नियम इसमें लग रहे हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे से क्या कॉमन ले लेंगे 2 और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा x प्लस 15। ये गुणनखंड है, कोई नई चीज नहीं है, गुणनखंड भी हमने पिछली कक्षाओं में काफी अच्छी तरीके से हल किया है। यहाँ से 3 बार करेंगे और यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास x प्लस 15 और बराबर 0। अब देखो यहाँ से क्या x प्लस 15 और इधर क्या लिख देंगे हम 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम करेंगे यदि, क्या करेंगे यदि, क्या लिखेंगे x प्लस 15 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15। यहाँ पर लिखेंगे हम अमान्य, क्यों लिखेंगे अमान्य, क्योंकि हमें बरामदे की चौड़ाई ज्ञात करनी थी और चौड़ाई हमारे पास ये क्या आ गई माइनस में। तो जब ये चौड़ाई हमारे पास माइनस में आ गई तो चौड़ाई कभी माइनस में नहीं हो सकती। चौड़ाई क्या है जो हमारे पास दूरी होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये कभी माइनस में नहीं हो सकती, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसके बाद में इधर यदि करेंगे हम तो हमारे पास 2x माइनस 3 बराबर 0 और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 2x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 और x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3/2 और x बराबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1.5। अब देखो जो हमारे पास x का मान है निकल के कितना है 1.5। तो हमारे पास जो बरामदे की चौड़ाई है, बरामदे की चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास 1.5 मीटर। हम यहाँ पर लिख देंगे फाइनल आंसर अपना लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम देख की चौड़ाई बराबर 1.5 मीटर। यही क्या आ जाएगा सवाल का आंसर आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया सवाल है ये, और ये सवाल अगर आएगा भी बोर्ड एग्जाम में तो कम से कम 6 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा।
तो इस सवाल को हल करने के लिए इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। और देखो किसी भी सवाल को हल करने के लिए जैसे इस प्रकार के सवाल होते हैं हमारे कमरे के, या अगर देखो जो इस प्रकार के सवाल होते हैं हमारे, हमेशा आकृति बना के सवाल को समझने की कोशिश करो। अगर आकृति बना के हम सवाल को हल करेंगे तो सवाल काफी अच्छी तरीके से समझ आएगा और सवाल हमारा हमेशा सही हल होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास एक वर्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेमी। तो हम सबसे पहले एक वर्त यहाँ पर बनाते हैं। ये हमने यहाँ पर एक वर्त को बना दिया। अब देखो जो इसकी हमारे पास त्रिज्या है ये कितनी है, हमारे पास वर्त की त्रिज्या जो हमारे पास है ये वर्त की त्रिज्या हमारे पास 14 सेमी है। और इसमें जो हमारे पास कोण अंतरित करता है ये करता है यहाँ पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी कि 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला। यहाँ पर हम वर्त का केंद्र O लिख देंगे, यहाँ A मान लेंगे और यहाँ पर B को मान लेंगे। इसके बाद में हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या कितना है हमारे पास 14 सेमी, इधर भी हम क्या लिख देंगे 14 सेमी। अब यहाँ पे लिख देंगे R बराबर कितना है हमारे पास 14 सेमी और थीटा बराबर कितना है हमारे पास 45 डिग्री। अब देखो ज्ञात क्या करना है, हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, तभी हम इस सवाल को निकाल सकते हैं। देखो अगर किसी सवाल को अपना दोस्त बनाना है तो सवाल को दोस्त बनाने का सबसे बढ़िया एक ही तरीका है कि सूत्र याद हो। अगर उस सवाल का हमारे पास सूत्र याद है तो वो सवाल हमारा दोस्त है, अगर उस सवाल का हमारे यहाँ सूत्र याद नहीं है तो वो सवाल हमारा दुश्मन है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जितने भी सवाल हो सके तो इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सूत्रों को याद करो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, त्रिज्या खंड तो यहाँ पर लिखेंगे अब जो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ये सूत्र हमारे पास त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का होता है। अब देखो पाई का मान हमारे पास 22/7 होता है और आर का मान कितना हमारे पास 14 गुणा 14 और थीटा कितना है हमारे पास 45 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 360। अब 45 से 360 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। और 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। और इस 2 से 8 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। और इससे 2 बार काट देंगे और इसको 7 बार काट देंगे और इसको फिर 11 बार काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 11 गुना 7 तो बराबर कितना बचा 77। यहाँ पर लिख देंगे वर्ग सेमी। यही हमारे पास इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। देखो अगर हमें किसी वस्तु का क्षेत्रफल निकाल के लिखना है तो क्षेत्रफल लिखना में हमेशा वर्ग सेमी में या वर्ग मीटर में, जो भी हमारे पास जिसमें भी हमारे पास माप होगी। और अगर हमें आयतन निकाल के लिखना है, आयतन निकाल के लिखना है हमेशा हमें घन सेमी या घन मीटर। तो ये सवाल का इसका आंसर आ गया। और देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो पूरा जो हमारे पास वर्त है, पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो इस वर्त से एज जहां से हमारा ये है, यहां से जितना भी हमारे पास चाप बना है, ये इस चाप का कोण कितना है 45 डिग्री। तो कोण कितना बना है यहाँ पर 45, यानी कि हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, बाकी वर्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास थीटा कितना बढ़ रहा 45 डिग्री, तो थीटा बनाएंगे क्योंकि थीटा इसमें 45 है किसी सवाल में, और कुछ भी बन सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग करा, थीटा। और बटे पूरे वर्त का मान कितना है 360, पूरे वर्त का मान कितना है 360। ये हमारा किसका क्षेत्रफल बन जाता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बन जाता है। देखो सूत्र में से सूत्रों को निकाल कर याद करना, यह भी एक बहुत अच्छी बात होती है। इससे हमारे सूत्र और काफी मजबूत तरीके से याद हो जाते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं।
यदि बिंदुओं 5,3 और x, -1 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तब x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है और ये बहुत बढ़िया सवाल। इसमें हमें बिंदु दिया गया है। पहला बिंदु हम लिखते हैं x1 बराबर 5 और y1 बराबर 3 और x2 बराबर लिखेंगे हम x और y1 सॉरी y2 बराबर करके लिखेंगे -1 और d बराबर जो हमें दिया गया है वह है 5 मात्रक। कितना है हमारे पास? 5 मात्रक। अब देखो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है हमारे पास? बीच की दूरी का निर्देशांक ज्यामिति में जो सूत्र होता है हमारे पास वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो कितने भी गणित के सवाल निकाल लो, ऐसा गणित का कोई सवाल नहीं होने का जिसमें सूत्र ना लगता हो। और भाई देखो बिना सूत्र के अगर सवाल निकालने बैठ गए तो सवाल बिल्कुल भी नहीं होने का। जब हमें यही नहीं पता कि इसमें ज्ञात क्या करना और निकालना क्या, तो हम कैसे सवालों को हल कर लेंगे? तो इसलिए सवाल आए या नहीं वो तो अलग बात है, पर उस सवाल का हमें सूत्र जरूर आना चाहिए, तभी हम सवाल को हल कर सकते। अब देखो जैसे ये सवाल था, इसमें d बराबर बीच की दूरी का हम सूत्र लगा रहे हैं। जब बीच की दूरी का सूत्र नहीं याद होने का तो हम क्या लगा लेंगे इसमें? ठीक है, तो इसलिए सूत्र को याद करो। अब देखो कितना बन जाएगा हमारे पास, x2 का मान कितना, x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान कितना हमारे पास, -1 और -3 का होल स्क्वायर। अब देखो d का मान भी था हमारे पास, चलो d का मान भी हम यहाँ पर रख देते हैं। d का मान है हमारे पास 5। अब देखो इसका हमें अंडरूट हटाना है। अब इसका अंडरूट हम कैसे हटा सकते हैं? इसका अंडरूट हटा सकते हैं हम वर्क करके। हम यहाँ पर लिखेंगे अब दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। स्टेप बाय स्टेप समझो प्रत्येक सवाल को। अब देखो जब 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 25, और जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका अंडरूट हट जाएगा हमारे पास। अगर किसी संख्या का अंडरूट हटाना है तो संख्या का क्या कर दो, वर्ग। -3 और -1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखो इसको और हल कर लेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25। इसमें हम क्या लगाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 10x और प्लस कितना हो जाएगा 16, क्योंकि वर्ग कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। 25 से हम 25 को काट देंगे क्योंकि हमारे पास बराबर में है। बराबर में वही संख्या काटनी जो हमेशा जिनके चिन्ह भी बराबर हो। अब देखे जैसे 25 माइनस का होता है और ये 25 प्लस का, तो हम इसे बराबर में बिल्कुल भी नहीं काट सकते। इसे हम तब काट सकते जब ये हमारे पास एक बहुपद के रूप में होता। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 16 बराबर कितना आएगा हमारे पास 0। अब देखो आगे हमें इसे गुणनखंड करने 16 के साथ टुकड़े जिनका योग 10 हो। 8 दूनी 16, गुणनखंड हमारे से याद होने चाहिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8x माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 10x 2x और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 बराबर 0। x इधर से लिया तो x माइनस 8 और -2 को बाहर किया तो x माइनस 8 बराबर 0। अब इधर से लिख देंगे हम x माइनस 8 और इधर से क्या लिख देंगे x माइनस 2 बराबर 0। अब हम यहाँ पर ऐसे ही यदि करेंगे, यदि x माइनस 8 बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा 8, यदि x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। देखो हमारे पास दो बिंदु आई और ये दोनों बिंदु हमारे पास मान्य रहेंगे। ऐसे नहीं है कि एक माइनस का, अगर बिंदु माइनस का आगा प्लस का आगा तो उसमें भी अमान्य मान्य चलेगा। इसमें बिंदु चाहे माइनस का और चाहे प्लस का, ये दोनों मान्य रहेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारे पास बिंदु आए, बिंदु को इकट्ठा करके लिख देंगे हम यहाँ पर बिंदु यहाँ पर कितना x माइनस 1 और एक बिंदु कितना बन सके हमारा 2 माइनस 1। ये दोनों बिंदु हमारे पास क्या रहेंगे मान्य, और ये इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कोसक थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में बंद सेक थीटा माइनस कोस थीटा और बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस
कोट थीटा के हमें ये सिद्ध करना है। तो जितना भी हमारे पास सिद्ध करने वाला सवाल होगा सबसे पहले उसे हम LHS से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम LHS से। अब देखो LHS क्या है हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास LHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हमें हल करना कैसे देखो त्रिकोणमिति का जितना भी सिद्ध करने वाला सवाल होगा उसमें 90% कोशिश करना तुम्हें जो तुम्हारे पास साइन कोस होंगे उन्हें तो कभी बदलियो ना, पर जो तुम्हारे पास साइन कोस से अलग जैसे सेक होगा, यहाँ पर कोसक होगा, ये हमेशा बदलने और बदल के देखना, सवाल का आंसर आराम से आ जाएगा। साइन कोस को त्रिकोणमिति के सवाल में कभी भी नहीं बदलना, अगर बदलना है तो बहुत ही कम बदला जाएगा और सबसे अधिक जो बदले जाएंगे वह हमारे पास होंगे कोसक, सेक, टैन और कोट। अब देखो यहाँ पर हम इसको बदलेंगे कोसक को, तो कोसक को बदलने पर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, क्योंकि कोसक थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 साइन थीटा माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन थीटा। इसको भी ब्रैकेट में यहाँ पर ऐसे बंद कर दो। फिर इधर सेक को बदलेंगे तो सेक बराबर कितना होता है हमारे पास 1 कोस थीटा माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा कोस थीटा, और ये भी ब्रैकेट क्या हो जाएगा बंद। इसका बटे 1 मान लेंगे हम और इसका बटे भी हम 1 मान लेंगे। अब देखो क्रॉस गुणा करेंगे, इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, और इधर भी हम गुणा कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा। अब देखो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये भी त्रिकोणमिति के सूत्र है हमारे पास, इनको याद कर लेना। बटे वाला हमारा सेम आ जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन और इसके स्क्वायर से इसका हमारा ये कट जाएगा। अब इसके बाद में जो हमारे पास बचा, ये हमारे पास बचा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और हमें सिद्ध करना था कि 1 टैन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये तो आया नहीं हमारे पास, अब क्या होगा, अब देखो ध्यान ये रखना, अगर किसी सवाल को LHS से हमने सिद्ध करने की कोशिश की और वो हमारा RHS के बराबर सिद्ध नहीं हुआ तो हम उस सवाल को फिर RHS से भी हल करेंगे। किससे हल करेंगे, RHS से भी हल करेंगे। तो देखो RHS बराबर क्या है हमारा, चलो इधर हल करके दिखाता हूं मैं तुमको। यहां पर लिख लिया हमने। अब देखो RHS बराबर लिखेंगे हम यहाँ पर RHS से। देखो RHS क्या है हमारे पास 1 टैन थीटा प्लस कोट थीटा। अब देखो मैंने अभी बताया तुम्हें कि साइन कोस को मत बदलना, बाकी जो भी तुम्हें मिलेगा उसको सबको बदलना। टैन थीटा बराबर कितना हो साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना हो कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो 1 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस गुणा करेंगे, इधर कितना बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना आएगा हमारे पास कोस थीटा और इंटू साइन थीटा। इसके बाद में क्या बन जाएगा हमारे पास 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो 1 के, और हमारे पास बटे में क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर गुना करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा हमारा राइट हैंड साइड, और यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति के सवाल को बोर्ड एग्जाम में हल कर सकते हैं। अगर एक साइड से हमारा सवाल हल करके आंसर नहीं मिलता है हमको तो हमें राइट हैंड साइड से भी सवाल को हल
करना होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारे पास, 30 सेमी व्यास वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लघु वर्त संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अब जो हमें लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और हमारे पास पाई का मान भी हमें दिया और √3 का मान भी हमें प्रयोग करने के लिए बोला गया। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वर्त बनाते हैं। ये हमने यहाँ पर एक वर्त को बना दिया। अब देखो इसमें हमें जो इसका ऐसे बोला गया कि 30 सेमी व्यास वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो हम यहाँ पर एक ऐसे वर्तखंड को बना देंगे। देखो ये इसका केंद्र हो गया, हम इसको केंद्र मान लेंगे यहाँ पर O। ये हमने वर्त के अंदर वर्तखंड को बना दिया। यहाँ पर हम लिख देंगे इसको O। ये हमारे पास व्यास कितना है 30 सेमी, तो त्रिज्या कितना बन जाएगा हमारे पास 15 सेमी, और इधर भी त्रिज्या कितना आ जाएगा 15 सेमी। कोण कितना बन रहा हमारे पास 60 डिग्री। कितना कोण बन रहा 60 डिग्री। और इधर हमारे पास जो है ये हमारे पास जीवा है इसकी, और ये त्रिज्या हो गई। हमें ज्ञात करना है कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वर्तखंड कहाँ पर बन रहा है, इसमें ये बन रहा है, ठीक है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हम बिंदु ए लिख दो, और यहाँ पर बिंदु बी लिख दो, और यहाँ पर बिंदु को सी को लिख दो। अब देखो इधर लिखेंगे हम त्रिज्या आर बराबर कितना है हमारे पास 15 सेमी, क्योंकि व्यास का अद्धा कितना होता है त्रिज्या। थीटा बराबर कितना है हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री। कितना है थीटा बराबर 60 डिग्री। और हमारे पास जो है इसमें और तो कुछ हमें लिखना नहीं। अब देखो हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहां पर हम लिखेंगे संगत, अब यहां पर लिख देंगे हम लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अब देखो अगर एक हिसाब से देखा जाए, अभी मैंने एक सूत्र निकलवा, एक सवाल निकलवा आपको त्रिज्या खंड का। अब त्रिज्या खंड को अगर देखा जाए और लघु वर्त को खंड को देखा जाए तो दोनों सेम से ही है। लघु वर्तखंड छोटा होता है हमारा और त्रिज्या खंड हमारा बड़ा होता है। अब देखो त्रिज्या खंड की बात की जाए, त्रिज्या खंड में ये पूरा आएगा, ये हमारा हट जाएगा, इसका पूरे का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और लघु वर्तखंड में हमें इसको हटाना है यहाँ से और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो हमारे पास लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बनेगा वो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हमें माइनस करना पड़ेगा। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, और माइनस आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। ये हमारे पास लघु वर्तखंड के सूत्र का निकालने का सूत्र होता है। अब देखो इसके अनुसार हम मान रखेंगे। यहाँ पर पाई का मान कितना हमें रखना है 3.14, ना कि 22/7, क्योंकि हमें पाई का मान पहले से यहाँ पर दिया हुआ है। अब आर कितना है हमारे पास 15 गुणा 15, और थीटा कितना है हमारे पास 60, और बटे में कितना है हमारे पास 360, माइनस आर कितना है हमारे पास 15 गुणा कितना हो जाएगा 15, और बटे में कितना हो जाएगा 2, और थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन यानी कि साइन थीटा कितना है हमारे पास 60। अब देखो यहाँ से थोड़ा और हल्का यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसको हम इससे भाग कर देंगे। भाग करने के बाद में कितना आ जाएगा हमारे पास 6। अब देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर थोड़ी हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पर 3.14 गुणा 15 की गुना कितना हो जाएगा हमारे पास 225, और बटे में कितना बचा हमारे पास 6। यहाँ पर माइनस का 225 और बटे में कितना हमारे पास 2, और अंडरूट और साइन 60 का मान होता है हमारे पास 3√3/2। अब देखो यहाँ से 225 हमारे पास है, इसको हम यहाँ से बाहर कर लेंगे। सेम। अब हमारे पास यहाँ क्या है 3.14 बटे कितना हो गया 6, और माइनस का यहाँ पर कितना बटा √3 बटा कितना बच गया 4। अब देखो यहाँ अब 6 के पहाड़े में 12
12 कितनी बार पड़ेगा, 2 बार, और 2 की इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6.28 माइनस 4 के पार्ट में 12 कितनी बार पड़ेगा हमारा 3 बार, और जब इसमें इसकी गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 तिया कितना बन जाएगा 9, और 3 सतह कितना हो जाएगा 21, और हमारे पास कितना हो जाएगा 3 कम 3 हट 2 5, यहाँ पर कितना लग जाएगा दशमलव। अब घटा के लिखेंगे कितना आ जाएगा 225 गुना कितना बच जाएगा हमारे पास 1.09, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 12, बटे में कितना हो जाएगा 12 जो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, अब हम इससे गुना भाग कर लेंगे, इसको हम इससे काट देंगे, 3 से काट देंगे, और 3 से 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, और ये 3 से कट जाएगा हमारे पास 4 बार। अब हमारे पास कितना बचा 75 गुना 1.2, और बटे में कितना आ गया हमारे पास 4। अब देखो इसकी तुम गुना करके देखना, और गुना भाग करने के बाद में जो हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 20.43। देखिए अगला सवाल है हमारे पास, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक है और बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले ये सवाल लिखते हैं, ये सवाल है हमारे पास, सवाल है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब देखो मूल वास्तविक है और बराबर है, अगर कहीं किसी सवाल में मूल वास्तविक का नाम आता हो, या मूल बराबर का नाम आता हो, या मूलों के लक्षण का नाम आता हो, या मूलों की प्रकृति का नाम आता हो, तो वहां पर एक ही फॉर्मूला लगाना है, b² माइनस 4ac। कौन सा फॉर्मूला लगाना, b² माइनस 4ac। अब देखो a बराबर कितना आएगा हमारे पास 2, b बराबर कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास k, और c बराबर कितना आएगा हमारे पास 3। एक बार फिर समझो, अगर इस प्रकार का सवाल आता है द्विघात समीकरण का, और उसमें बोलता है तुम्हें कि उसके मूल समान है, या मूलों की प्रकृति, या मूलों के लक्षण, और उसमें तुम्हें k या किसी भी चर संख्या का मान निकलवाने को बोलता है, तो उसमें तुम्हें b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि b² माइनस 4ac, और बराबर क्या लिखना है तुम्हें 0। अब b का मान कितना है हमारे पास k, तो k² हो जाएगा, माइनस 4 गुना a का मान कितना है तो 2 आ जाएगा, और गुना कितना आ जाएगा c, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब k² माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, 8 या 24, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब k बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 24, k² है इधर, और k बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास √24 प्लस माइनस। अब √24 को हम क्या लिख सकते हैं, √24 को लिख सकते हैं हम 2√6, और 2√6 ही प्लस माइनस में करके हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो 3 नंबर में सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और बताओ इस सवाल में हमने क्या किया। तो हमें इस सब बात याद रखने की कि ये नहीं है कि हमने सूत्र याद कर लिया कि b² माइनस 4ac, हमें यह भी याद करना है कि इस सूत्र का हमें प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं हम इस सूत्र का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल हमारे पास समांतर श्रेणी का सवाल है, और इसमें बोला गया कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद कितना है हमारे पास। यानी कि एक हमारे पास संख्याओं की सूची है, और उस सूची के हमें प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका nवां पद कितना है हमारे पास, ये दिया गया है। और सवाल कितने नंबर में, 6 नंबर में। अब देखियो इस सवाल में हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हम nवां पद लिखेंगे, nवां पद हमारे पास कितना है 3 + 2n। यहाँ पर लिखेंगे हम n बराबर 1 2 3, चलो 4 तक, 3 तक ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 तक रहने दो बस। रखने पर अब देखो जब हम n के स्थान पे 1 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3 + 2 गुणा 1, और बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि 2 एकम 2, और 2 में फिर हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। देखो इसमें बोर्डमैन्स का नियम काम करेगा, ऐसा ना कर दो कि पहले 3 में 2 को जोड़ा कितना होगा 5, और 5 में 1 की गुणा करी तो तब भी 5 ही आएगा, पर ये नियम यहाँ पर फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे, जब 2 रखेंगे 3 + 2 गुणा
2 और बराबर में कितना आएगा हमारे पास 7। अगर हम इसमें जोड़ेंगे 3 और 2 कितना होगा 5 और 5 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि बोर्ड मैथ्स का नियम हमें ये बोलता है कि सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। अब देखो भाग तो है नहीं, तो भाग के बाद में दूसरा स्थान किसका है, गुणा का। तो सबसे पहले गुणा करनी और गुणा करने के बाद में हमें जोड़ना है। फिर हम 3 रखेंगे तो ए बराबर 3 को रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3 गुणा 2 गुणा 3, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 9। अब देखो हमारे पास जो एपी हमें प्राप्त हुई है ये कितना है हमारे पास 5 7 9 और डॉट डॉट ऐसे ही हो बन गई है। देखो हमें ज्ञात क्या करना, संख्या की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद इतना दिया। अब देखो हमने एपी तो हमने बना दिया, अब एपी का प्रथम पद कितना आया हमारे पास यहाँ 5, और सार्वंतर कितना आ जाएगा हमारे पास डी बराबर 2, क्योंकि इनका अंतर कितना है 2। अब एन बराबर कितना है हमारे पास 25, क्योंकि हमें किसका योगफल निकालना 25 पदों का योगफल निकालना। अब एपी के समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालने का क्या सूत्र होता है हमारे पास, इसका सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2, और इधर लिख दिया हमने 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एस एन एन कितना हमारे पास 25, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 25 बटा 2, और इधर कितना लिखेंगे हम 2 गुणा ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान कितना है 25 माइनस 1, और डी का मान कितना है हमारे पास 2। अब एस 25 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 25 बटा 2, और इधर कितना लिख देंगे हम 10 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 24 गुणा 2। इसके बाद में देखो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास एस बराबर एस 25 बराबर 25 बटा कितना बनेगा 2, और इधर कितना है हमारे पास 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 दूनी 48। अब इसके बाद में एस 25 बराबर आ जाएगा हमारे पास 25 बट्टा 2, और गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास 58। अब 2 से 58 को जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 29। तो एस 25 बराबर आएगा हमारे पास 25 गुणा 29। तो एस 25 जो हमारे पास आएगा एस 25 कित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि माध्यिका का सवाल है हमारे पास, क्योंकि माध्यिका का दूसरा नाम क्या होता है माध्यक। सबसे पहले इधर लिखते हैं हम यहाँ पर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का प्रयोग करते हैं, वर्ग अंतराल। अब देखो वर्ग अंतराल कितना है हमारे पास 100 से 200, और 200 से कितना है हमारे पास 300, फिर 300 से कितना है हमारे पास 400, फिर 400 से ऐसे ही हमारा 800 से 900 तक है। चलो लिखते हैं फटाफट, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, और 700 से 800, और 800 से फिर कितना है 900। ये हमारे पास वर्ग अंतराल है। अब वर्ग अंतराल के बाद में हमें इधर एक और ऐसे लाइन को खींच लेंगे, और बारंबार तक कितना है हमारे पास, बारंबार तक दिया है हमारे पास 7, फिर कितना है x, फिर कितना है 12, फिर कितना है 17, फिर कितना है 20, फिर कितना है y, फिर हमारे पास 9 है, फिर हमारे पास 11 है। अब देखो हमें इसके ज्ञात करना है माध्यिका। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल में सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी CF की। तो CF हम कैसे निकालेंगे, CF को बोलते हैं हम संचय बारंबारता। यानी कि हमें जिस टाइम में माध्यिका निकाल लेंगे तो माध्यिका निकालने के लिए हमें CF की आवश्यकता पड़ेगी, और CF को बोलते हैं हम संचय बारंबारता। अब संचय बारंबारता कैसे ज्ञात की जाती है वो देखो, सबसे पहले 7 का 7। अब जब 7 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस x। कभी इसको 7x लिख दो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जब 7 में x जोड़ेंगे तो 7 प्लस x लिखना होगा, 7x बिल्कुल भी नहीं। फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 प्लस
एक्स। फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, जब 19 में 17 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस एक्स। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 56 प्लस एक्स। फिर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56 प्लस एक्स और प्लस वाई। फिर जब 9 को और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 65 प्लस एक्स और प्लस वाई। और जब 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ये हमने इसके सीएफ को ज्ञात कर लिया। अब सीएफ ज्ञात करने के बाद में इधर हम इसको एक ऐसे लाइन को खींच देंगे। इसके बाद में जो हमारे पास ये योग आ गया बारंबारता का, ये भी हमारे पास कितना आएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमें योगफल दे रखा बारंबारता का, यानी कि सिग्मा एफ हमारे पास पहले से ही मिला हुआ है। कितना दे रखा है हमें, योग है कितना हमारे पास 100, और जो हमारे पास माध्यक है वो कितना है हमारे पास 525। अब देखो सबसे पहले हम सिग्मा लिखते हैं यहाँ पर, कितना है हमारे पास 100। अब सिग्मा कितना आ गया हमारे पास 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 100। अब ये कितना होगा हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, एक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 24। ये समीकरण नंबर हमने क्या बना दिए। देखो अगर माध्यिका के सवाल में हमें एक्स वाई के मान ज्ञात करने तो सबसे पहले वही हम सेम तरीका रखेंगे। सबसे पहले हम एफ लिखेंगे और एफ लिखने के बाद में हम उसका क्या ज्ञात करेंगे सी एफ ज्ञात करेंगे, यानी कि संचय बारंबारता। संचय बारंबारता ज्ञात करने के बाद में जो हमारे पास योगफल आएगा उसे हम सिग्मा एफ बराबर कितना दिया हमें 100 दिया, और 100 देने के बाद में यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब देखो हमें एन ज्ञात करना है। यहाँ से एन कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो एन ज्ञात करने के लिए एन बराबर कितना है हमारे पास, एन बराबर है हमारे पास 100। ये हमारे पास एन भी है, तो एन बराबर 100 क्या है हमारे पास सम संख्या है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सम के लिए, n/2 वापद, n/2 वापद। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 100/2, तो n बराबर कितना आ जाएगा 50 वापद। अब देखो बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि हम इसके हिसाब से c मानते हैं n के बराबर, n के हिसाब से क्या मान लेंगे c, और c को क्या मान लेंगे ये मान लेंगे 36। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें जो हमें सी एफ वर्ग अंतराल में L1 L2 मानने, वो मानने में माध्यिका किसके हिसाब से जो हमें माध्यिका मिलेगी। अब देखो माध्यिका हमारे पास क्या है, माध्यिका का यानी कि माध्यक दे रखा, बात एक है माध्यिका बोल दो या माध्यक। ये हमारे पास 525 है। अब 525 ये देखो कि किस वर्ग अंतराल के बीच में, 525 जो हमारा वर्ग अंतराल है वो है हमारे पास इसके बीच में, हमारे पास इसको हम L1 मान लेंगे और इसको L2 मान लेंगे। एक बार फिर समझो, जिस सवाल में माध्यिका के मैं L1 L2 यानी कि हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो उसमें हमें C L1 L2 या FPSC हम कैसे मानेंगे, तो उसे मानने का तरीका वो मानेंगे माध्यिका, जो हमारे पास माध्यिका होगी। अब माध्यिका कितनी है हमारे पास 525, तो 525 से देखो कि किस वर्ग अंतराल के बीच में है, तो 525 हमारे पास 500 और 600 के बीच में। इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, और इसके सीध में एकदम इसको क्या मान लो F। इसको क्या मान लेंगे हम F। ये हमारे पास क्या आ गया F आ गया। अब देखो F से एकदम ऊपर इसको क्या मान लेंगे हम C मानेंगे। ठीक है, अगर हम 50 के हिसाब से सवाल को हल करेंगे तो इस सवाल का तो चलो ये बन रहा है कि आंसर बन जाएगा, पर अगर कोई और सवाल आता है तो उसमें हमेशा ध्यान रखनी, जो भी हमें L1 L2 F और C मानेंगे वो किसके हिसाब से मानना है हमें, जो हमें माध्यिका दी गई होगी। अब देखो बस इस सवाल को हमें हल करना है, बाकी और इसमें कुछ करना नहीं है। हमें पता लग गया L1 L2 F और C के हमारे पास मान आ गए हैं। अब बस हम यहाँ पर मान रख देंगे।
L1 है हमारे पास 500, L2 है हमारे पास 600 और M बराबर हमें माध्यिका दिया गया है 525 और F बराबर है हमारे पास 20 और C बराबर है हमारे पास 360 प्लस नहीं 36 प्लस एक्स। अब माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे M बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में क्या हो जाएगा हमारा F और ब्रैकेट बंद और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास N माइनस सी। अब M बराबर जो हमारे पास, चलो मान रख देंगे अब जा, M का मान कितना है हमारे पास, M का मान है हमारे पास 525 बराबर L2 का L1 का मान कितना है 500 प्लस L2 का मान कितना है हमारे पास 600 माइनस 500 और बटे में F का मान कितना है हमारे पास 20 और ब्रैकेट हमारा बंद और N का मान कितना है हमारे पास 50 और यहाँ पर जो हमें मान रखना है ये लिखना है 36 प्लस एक्स। कभी इसको ऐसे ही लिख दो 36 प्लस एक्स करके, इसको लिखना है तो ब्रैकेट में करके लिखना है क्योंकि माइनस अंदर गुना करेगा ये। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ब्रैकेट लगाते चाहे ना लगाते, पर अगर कहीं माइनस का साइन है तो ये कुछ हमें बेसिक चीज जब याद रखनी पड़ती है। इन बेसिक चीजों की वजह से कभी कभी हम बोर्ड एग्जाम में सवाल को गलत करके आते हैं, पर अगर ये बेसिक चीजें हमारे याद होगी तो हम सवाल को अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता ब्रैकेट लगाते या ना लगाते कोई दिक्कत नहीं थी, पर अगर यहाँ माइनस का निशान है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया तो नंबर भी माइनस में ही भाग जाएंगे, ये बात हमेशा याद रखना। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो नंबर हमेशा माइनस में ही भाग जाएंगे। तो देखिए अब कैसे हल करेंगे। ये इधर 500 प्लस का इधर आने के माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे 525 माइनस 500। एक एक लाइन को अच्छी तरीके से समझो और मेरे साथ हल करो तभी समझ में आएंगे, ऐसे नहीं आने के बिल्कुल भी। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस 36 और इधर कितना आ जाएगा माइनस एक्स। अब देखो इससे इसको काट देंगे और 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, इधर घटाया तो कितना बचेगा 25, इधर कितना बचेगा हमारे पास 5 और इधर कितना बचेगा हमारे पास 14 माइनस इधर कितना बचेगा एक्स। अब देखो इधर 5 से 25 को काट देंगे कितनी बार 5 बार, तो 5 बराबर हमारे पास 14 माइनस कितना बच गया एक्स। इसके बाद में एक्स बराबर कितना आएगा हमारे पास 14 माइनस 5 और एक्स, तो एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। अब हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 24, तो x का मान हमारे पास 9 प्लस y बराबर कितना आ गया हमारे पास 24 और y बराबर हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 9 और y बराबर जो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 15 और x का मान कितना है हमारे पास 9, यही x y के मान आ जाएंगे। और ये सवाल भी हमारा 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो हमेशा ध्यान रखनी। सवाल है हमारे पास 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक भवन की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर में सवाल आया, यानी कि दोबारा से देखो 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण इतने, यानी कि एक मीनार थी हमारे पास जिसकी ऊंचाई है 60 मीटर और इधर हमारे पास एक मकान है, ये हमारे पास भूमि हो गई और इस मकान को हमने यहां से ऐसे मिला दिया। अब इसमें बोला गया कि 60 मीटर जो ऊंची है इसकी ऊंचाई हम 60 मीटर यहां पर लिख देंगे। अब इसमें हमें बोला गया कि जो हमारे पास मीनार की चोटी से मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60, यानी कि सबसे पहला जो क्रमांक है हमारा वो मकान की छत, यानी कि मीनार की चोटी से मकान की छत का कोण कितना बना हमारा 45 डिग्री और मीनार के शिखर से
आधार का अवनमन कोण बना कितना हमारा 60 डिग्री। अब देखो इसकी जो ऊंचाई है हमने ये ऊंचाई यहाँ पर क्या मान ली x, और ये ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 60 माइनस एच। कितना हो जाएगा 60 माइनस एच। ये दूरी हमने क्या लिख दिया यहाँ पर x। यहाँ पर हम त्रिभुज में नाम दे देंगे, यहाँ बिंदु ए लिख दिया, यहाँ बिंदु सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, और यहाँ पर डी लिख दिया, और यहाँ पर पी लिख दिया। देखो बिंदु तुम कहीं पर कैसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ता है तो आकृति है। अगर आकृति सही है तुम्हारी तो सवाल बिल्कुल सही निकलेगा, अगर आकृति गलत है तो सवाल बिल्कुल गलत निकलेगा। यहाँ पर अवनमन कोण बना दो ऐसे इस प्रकार करके। ये कोण है हमारे पास 45 डिग्री, और ये पूरा कोण है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज। ये त्रिभुज है तो त्रिभुज पी डी सी, त्रिभुज पी डी सी में यहाँ पर क्या लगाएंगे हम tan 60। tan 60 क्यों लगाएंगे क्योंकि tan में हमारा आधार लंब बटे क्या होता है आधार, जिस अनुपात में जो अनुपात होगा उसी अनुपात का हम सूत्र लगाएंगे। tan बराबर हमारा लंब बटे आधार होता है इसलिए tan लगाएंगे। तो लंब कितना है हमारे पास इसमें 60, और आधार कितना है हमारे पास x। तो tan 60 का मान कितना हो √3 60 बटा x। इसकी गुणा इधर कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो इसकी गुणा इधर कर देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास √3x बराबर 60। अब x बराबर हमारे पास √60 बटा √3। अब हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 बट्टे कितना लिख देंगे √3, क्योंकि इसका हमें अंडरूट यहाँ से हटाना है। अब यहाँ से अंडरूट हटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 60√3 बट्टे कितना आ जाएगा हमारे पास 3, और इससे इसको भाग कर देंगे और x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। जो हमारे पास मकान के और मीनार के बीच की दूरी है ये कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan 45, यहाँ पर पहले लिख देंगे त्रिभुज ए बी पी में। तो tan 45 बराबर कितना होगा हमारे पास 60 माइनस एच बट्टा एक्स। इसके बाद में इसको इधर ही हल कर लेता हूं मैं। tan 45 का मान 1, तो 60 माइनस एच बट्टा कितना होगा x, क्रॉस गुणा करी x बराबर 60 माइनस एच। अब x बराबर x का मान कितना है हमारे पास, चलो x का मान रख दो। x का मान है हमारे पास 20√3 बराबर 60 माइनस एच। अब देखो h इधर माइनस का, इधर आने के प्लस का, ये इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो हमारा कुल मिला के आ जाएगा h बराबर 60 माइनस 20√3। अब h बराबर जो हमारे पास बचेगा 20 को बाहर कर लेंगे और √3 माइनस √3 मीटर, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। जो मकान की ऊंचाई है ये इतनी आ जाएगी, और जो उनके बीच की दूरी है ये हमारे पास 20√3 आ जाएगी। अगर हमें √3 का मान दिया होता इस सवाल में तो हम √3 का मान रखते। अब हमारे पास √3 का मान नहीं है तो हम √3 का मान यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारे पास 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तथा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर में यह सवाल आया हुआ है। देखो इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसी प्रकार हमें क्या ज्ञात करना है। इसमें बोला गया कि 60 अंश का कोण अंतरित करता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
तथा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले इसका केंद्र यहाँ पर O मान लिया हमने, और यहाँ से हम इसको एक त्रिज्या खंड के रूप में बना देंगे। ये हमने एक त्रिज्या खंड यहाँ से बना दिया। यहाँ इसका बिंदु केंद्र O मान लेंगे और यहाँ A आ गया और यहाँ पर B आ गया। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास 21 सेमी, तो यहाँ 21 सेमी, इधर भी हमारा 21 सेमी, और इधर कोण कितना है हमारे पास 60 डिग्री। कितना कोण अंतरित कर रहे हैं 60 डिग्री का। अब देखो सबसे पहले मान लिख लेंगे R बराबर कितना है 21 सेमी, थीटा बराबर कितना है हमारे पास 60, और हमें सबसे पहले क्या निकालना, एक तो हमें इसमें निकालना है कि बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने काफी सूत्र का प्रयोग कर लिया, और अब जब भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब देखो पाई का मान कितना 22/7, गुना कितना है आर हमारे पास 21 गुना 21 गुना थीटा कितना है हमारे पास 60, और बटे में कितना आ जाएगा 360। 60 से हमारा 360, इससे इसको भाग करेंगे 3 बार, और इससे इसको भाग कर देंगे 2 बार, और इससे इसको भाग कर देंगे 11 बार। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 गुना कितना बचा 21, और इसकी गुना करके लिख देंगे हम कितना हो जाएगा 21 की और 11 में गुना करके हमारे पास आ जाएगा 231 वर्ग सेमी। देखो ये तो बात हुई हमारे पास त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की। अब हमें निकालना किसका है, एक और निकालना है इसमें संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी हम ऐसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले इधर लिखते हैं हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो, सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो इसमें हमें मान रखने की आवश्यकता नहीं है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, इसमें मान नहीं रखने की आवश्यकता। क्यों नहीं रखने, क्योंकि हमने पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का मान पहले से ही निकाल लिया। इसका क्षेत्रफल हमने पहले से निकाल लिया, तो हमारे पास कितना आया 231 माइनस, अब देखो आर स्क्वायर कितना था हमारे पास 21 गुना कितना हो जाएगा 21, और बटे में कितना हो जाएगा 2, और साइन थीटा कितना है हमारे पास 60। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 231 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, इसकी गुणा कर लेंगे 441 बटे कितना हो जाएगा 2, और गुणा में साइन 60 का मान होता है √3/2। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 231 माइनस, इसकी गुणा कर लेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 441 √3 बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 4। यही इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे वर्ग सेमी। हम इसमें मान नहीं रखने के, मान क्यों नहीं रखने के, क्योंकि हमारे पास ना तो हमें √3 का मान दिया गया। अगर हमारे पास किसी सवाल में मान दिया जाएगा √3 का तब मान रखना, अगर √3 का मान नहीं दिया जाएगा तो √3 का मान बिल्कुल भी नहीं रखना। ऐसे आंसर को छोड़ आइए, बिल्कुल सही आंसर निकलेगा।